हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी में स्वागत है। और आप सभी से ये बिल्कुल बोलते चलेंगे कि हमारे पास बिल्कुल ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के तैयारी के लिए और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर के आते रहते हैं और बिल्कुल लेकर आते हैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट, जो खास तरह से आप लोग के हेल्प के लिए बहुत ही मददगार होंगे और आप सब बिल्कुल इससे हमसे बिल्कुल जुड़ करके और फायदा उठा सकते हैं। चलिए, आप सभी के किसी भी तरह के अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं या देते हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो बिल्कुल ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए समान ज्ञान खास तौर पे आप सभी के लिए बिल्कुल लेकर के आएंगे, जो ऐसे ही प्रश्न हमेशा आपके लिए पूछे जाएंगे। और अगर किसी तरह से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ें और जुड़ करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें बिल्कुल, और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आप शेयर कर चलेंगे। चलिए शुरुआत कर चलेंगे और बिल्कुल हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से आ जाएंगे और बिल्कुल देखेंगे एकदम टोटल के टोटल क्वेश्चन आप सभी के लिए बिल्कुल मनोफरमाइश की तरह, है ना। चलिए पहले क्वेश्चन से अगर शुरुआत करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे कि एसी परिपथ में एसी मीटर मापते हैं। एसी परिपथ आप देखे होंगे कि आजकल गर्मी के दिन में एसी ज्यादा यूज हो रहा है ना। तो एसी जो है, एसी परिपथ में एसी वाला जो लाइन होता तार होता है, उस तार में एसी का परिपथ में जो तार को यानी कि उससे करंट प्रवाहित को मापने वाले जो यंत्र होते हैं ये मापते हैं। ये बताइए किसमें मापते हैं? मध्य मान को मापते हैं या RMS मान को मापते हैं, शिखर मान को मापते हैं या मध्य वर्ग मान को मापते हैं? ये आपको बताना है कि एसी परिपथ में एसी मीटर मापते हैं, किसमें मापते हैं, ये आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब आपके होने वाले हैं, है ना। RMS मान को मापते हैं, एसी परिपथ में RMS मान को मापा जाता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला अगर देखें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 2 से देखते चलेंगे, जिसमें कहता है कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश कोई प्रकाश हो, वो तरंग, प्रकाश का तरंग परावर्तन होता है और परावर्तित होने के बाद में उस परिवर्तन को बताइए क्या कहते हैं। जब मान लीजिए कि एक दर्पण है और दर्पण से प्रकाश का तरंग गया और जा करके वापस वो लौटता है, तो बताइए उसे हम क्या कहते हैं? उसकी आवृत्ति में लौटती है, उस परिवर्तन को उसकी आवृत्ति में बोलेंगे, या उसके आयाम में लौटती है, उसके तरंग में लौटती है, या उसके वेग में लौटती है? ये आपको बताना है कि जब कोई दर्पण से प्रकाश का तरंग परावर्तित होती है, वापस लौटती है, तो उस परिवर्तन क्या होता है? तो उसका जो परिवर्तन होता है वो उसके आयाम में होती है। क्या में होती है? उसके आयाम में होती है। तो 2 नंबर एक आंसर बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे अगर देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? स्थलीय, हमारे चारों तरफ के स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा यौगिक मौजूद है? कहता है लैक्टोज, सेल्यूलोज या पेक्टोरोज या कहता है सुक्रोज। इसमें से कौन सा है यौगिक जो हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर यानी सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। तो 2 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। सेल्यूलोज है जो स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा है? जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया पेड़ पौधे करते हैं और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, बताइए उसका उत्पादन यानी कि कौन सा चीज को बाहर निकालते हैं? जब भी प्रकाश का क्रिया होता है तो कौन से तत्व बाहर निकलते हैं, किसके लिए निकलते हैं? बताइए। अमोनिया गैस निकलता है, क्लोरीन निकलता है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है तो ऑक्सीजन गैस निकलता है। कौन से गैस निकलते हैं? ऑक्सीजन गैस निकलते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। और एक बात बिल्कुल याद रखेंगे, ये ऑक्सीजन तो बिल्कुल सही होगा ही होगा 3 नंबर। बाकी आपको ये याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन सी चीज यूज होता है, यानी कि उसका उत्पादन होता है ना। तो उत्पादन में आपका यानी ऑक्सीजन होगा,
उत्पाद यानी होता है जो निकलता है, यानी कि बाहर रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन होता है जहाँ साथ में जल वाष्प होते हैं, और उसके साथ में अगर बात करें तो कुछ मात्रा में ऐसे भी चीज होते हैं जो बाहर निकलते हैं, है ना। अगर बात करते हैं हम नॉर्मली बात, तो देखिए सबसे पहली बात है जो शरीर से बाहर, यानी कि पेड़ पौधे के जो शरीर से बाहर निकलने वाले दो ही चीज होते हैं, एक तो जल वाष्प, एक जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, और जो रिलेटेड निकलने वाले होते हैं वो आपका ए होता है ग्लूकोज, जो उस खुद यूज कर लेता है ना। यानी कह सकते हैं कि CO2 को लेता है, साथ में सूर्य के प्रकाश भी लेता है, याद रखिएगा CO2 और H2O इसको लेता है सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट, सूर्य प्रकाश। साथ में क्लोरोफिल इसमें मौजूद होते हैं, तो क्लोरोफिल इसको यूज करते हैं, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल। और जो निकलता है वो क्या निकलता है, तो C6H12 और O6, है ना, O6, यानी कि ये आपका हो गया। और साथ में आपके जल देता है, और जल देने के साथ साथ आप प्लस में ही इसको पॉइंट में रखेंगे कि आपका O2 देता है, क्या देता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन देता है। तो ये तीन चीज निकालते हैं, तीन चीज में ऑक्सीजन है जो वायुमंडल में निकल जाता है, साथ में जल वाष्प के रूप में आपका पानी निकलता है यानी जल निकलता है, और ये जो आपका जो बच जाता है ग्लूकोज, वो पेड़ पौधे खुद अपने भोजन के लिए यूज कर लेते हैं। तो तीन चीज आपको बाहर निकलता है, रिलेटेड है, जो तीन चीज बाहर निकलती है। आगे अगर बात हम लोग करते हैं तो 5 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि पौधों में द्वितीयक वृद्धि, पेड़ पौधे की बात कर रहा है, पेड़ पौधों में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा उत्तक है जो उत्तरदायी होते हैं द्वितीयक वृद्धि के लिए, प्रथम वृद्धि के लिए नहीं, द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक है जो इसमें से मेन होते हैं वृद्धि करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैम्बियम। क्या हो जाएगा, कैम्बियम। पहला है कार्टेक्स, कैम्बियम, फ्लोएम और जाइलम। तो ये बात बिल्कुल याद रखेंगे, फ्लोएम का जो यूज होता है ये सिर्फ फलों को यानी खाद्य पदार्थों को पूरे बॉडी में, यानी पेड़ पौधे के जितने भाग होते हैं सभी भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। जाइलम होते हैं जो जल से, जल को जड़ के द्वारा और पेड़ पौधे के सिर्फ ऊपर की तरह संवहन परिवहन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो जाइलम जल को, फ्लोएम फल को, और कैम्बियम जो है ये द्वितीय क्या है, ये वृद्धि करने वाले, पेड़ पौधे के वृद्धि करने वाले उत्तक होते हैं। क्लियर। तो ये 2 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल मारते चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह होता है, क्या होता है, काला और खुरदुरा, काला और मसृण यानी कि चिकना, या सफेद और खुरदुरा, या सफेद और मसृण यानी कि चिकना। इसमें से आपको बताना है कि बताइए कौन सा ऐसा पिंड यानी कौन सा ऐसा तत्व होगा, यानी वस्तु हो, पदार्थ हो, जिसको सूर्य के प्रकाश को ज्यादातर मात्रा में अवशोषित करता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे सूर्य का प्रकाश जो होता है सफेद रंग, ये दोनों वाला को बिल्कुल आप काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि सफेद रंग से बिल्कुल सनलाइट जो होता है वो परिवर्तन होता है, यानी कि वापस लौट जाती है, ना कि अवशोषण होता है। अवशोषण होने वाला काम होगा जो सन, ये बिल्कुल याद रखेंगे कि सफेद छोड़ा करके सब में होता है, ये बिल्कुल वापस लौट आ जाता है, यानी नाक के बराबर नगण्य मात्रा में होता है। बाकी कोई कलर में भी हो सकता है, लेकिन काला कलर में ज्यादा होता है। अब सुनिए, काला कलर में होता है तो काला कलर तो है दोनों होगा, एक काला कलर जो होगा और साथ में खुरदुरा यानी कि रुखड़ा कह सकते हैं, और एक काला और चिकना कह सकते हैं। तो काला कलर में जो चिकना वाला हो तो चिकना वाला भाग से बिल्कुल छटक जाएगा, और रुखड़ा वाला भाग अवशोषण करने में ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यानी पहला नंबर जो ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही जवाब होगा, काला और खुरदुरा। यानी कोई भी पिंड हो वो उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करेगा जब उसका कलर जो हो काला हो और उसका सतह जो हो खुरदुरा हो, क्या हो, खुरदरा हो। क्लियर। तो ये आप पहले नंबर ऑप्शन को बिल्कुल मारते चलेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन का 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कहता है कि घरेलू विद्युत उपकरणों, यानी घर में जो हम लोग तार बल्ब जो यूज करते हैं, घर में बिजली जो यूज करते हैं, तो उसमें देखिएगा उसके बोर्ड में, जब भी बोर्ड से बाहर निकलता है तो बोर्ड में एक फ्यूज लगाया जाता है। वो फ्यूज होता है वो हमें सुरक्षित करता है बिल्कुल तार से, करंट से। अब बताइए उस फ्यूज में जो तार होते हैं, उस बताइए उस तार को यानी परिपथ में कौन सा तार यूज किया जाता है, जिसमें प्रतिरोध कम होता है वो, जिसका गलनांक कम होता है उसको, या विशिष्ट घनत्व कम हो उसको, या चालकत्व कम हो उसका। घरेलू विद्युत उपकरणों में, घरेलू विद्युत उपकरणों में
प्रयुक्त जो होते हैं सुरक्षा फ्यूज तार, सुरक्षा फ्यूज तार का उस धातु से बनी होती है जिसका, बताइए उस धातु, किस धातु के बना होता है, जिसका प्रतिरोध कम होता है वो, जिसका गलनांक कम होता है वो, या जिसका विशिष्ट घनत्व कम हो, या जिसका चालकत्व कम हो वो। तो इसका राइट आंसर हो जो होगा ये 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा, जिसका गलनांक कम हो, यानी कि जो जिसका गलनांक कम हो, जो जल्दी गल जाएगा उस धातु को फ्यूज में यूज किया जाता है। जो जल्दी गल जाए, गलनांक कम हो इसका मतलब जल्दी गल जाए, और जो जल्दी गल जाता है उसका यूज होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पर अगर शॉट लड़ रहा हो, तुरंत शॉट लड़े तुरंत गल जाए, तो उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो 2 नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से विद्युत का बेहतर संचालन कौन सा है। बताइए इनमें से कौन है जो विद्युत का सबसे बेहतर मतलब सबसे बढ़िया संचालन करता है, आर पार ट्रांसपोर्टेशन करता है, लाने ले जाने का काम कहता है, जिसमें सारे के सारे जल है। अब ये कह रहा है कि गर्म जल, कौन जल, गर्म जल में विद्युत बहुत तेजी से पार होगा। दूसरा ऑप्शन कहता है आसुत जल, आसुत मतलब शुद्ध जल जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है, वो जल में बिजली जो है बहुत जल्दी यानी कि बहुत आसानी से पार होगा। तीसरा ऑप्शन जो कहता है सामान्य ताप पर निस्थानित जल, यानी कि नॉर्मल जल, जो हम लोग पीने वाला जो पानी यूज करते हैं ना, नॉर्मल जल, उसको हम यूज करते हैं, वो जल होते हैं, उसको बात कर रहा है, यानी तीसरा नंबर। और चौथा नंबर है लवण जल, लवण जल जिसको कह सकते हैं कि अथी वाला पानी, यानी समुद्र वाले पानी, समुद्र वाले जो खारा जल होते हैं उसकी बात कर रहा है। बताइए इसमें से कौन से जल में विद्युत का जो संचालन है वो सबसे बेहतर सबसे बढ़िया होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि लवण जल। लवण जल से विद्युत का संचालन बहुत अच्छा और बेहतर होगा, यानी बिल्कुल याद रखिएगा लवण जल यानी कि जो समुद्र वाले जल है, समुद्र वाले जल खारा पानी से बिजली बहुत तेजी से प्रभावित होता है, उसमें कोई दिक्कत ना होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, जिसमें कहता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो पूरा नाम है ये बिल्कुल रासायनिक नाम है। अगर नॉर्मल बात करें तो इसका साधारण नाम बिल्कुल हम लोग नमक जानते हैं। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम मतलब Na है ना, और क्लोराइड मतलब Cl। तो इसमें बताइए कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताइए इसमें से कौन होगा। तो NaCl2 होगा, तो इसमें से बताना कि NaCl2 होगा, NaCl होगा, Na2Cl होगा, या Na2 और Cl2 दोनों दो होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा NaCl। क्या होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl होंगे, और NaCl नमक का रासायनिक सूत्र होता है। बिल्कुल याद रखने वाली चीज है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का रासायनिक सूत्र अक्सर पूछा जाता है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है या सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप बताना है NaCl, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, यानी 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि CaO और Cl2, CaO Cl2 का सामान्य नाम बताइए क्या होगा। बेकिंग पाउडर, या कहता है बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, या धोने का सोडा। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि CaOCl2 का बताइए साधारण यानी कि सिंपल नाम क्या है, सामान्य नाम क्या है, साधारण नाम क्या है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, या धोने का सोडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर जो है CaOCl2 का सामान्य नाम है ना। तो 3 नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल और क्षार, एक अम्ल और क्षार का सामान्य रखता है, समानता रखता मतलब दोनों में इक्वल होते हैं। बताइए इनमें से कौन है जो अम्ल और क्षार दोनों का रखता है। कहता है कि उनका pH 7 से कम हो, वो होता है, या वे कड़वा होते हैं। कड़वा मतलब समझ रहे होंगे कि जो का हो बिल्कुल जिसका pH मान 7 से ज्यादा हो, pH मान कम हो, इसका मतलब वो का है वो बिल्कुल आपका अम्ल है। और जिस कड़वा है यानी pH मान 7 से ज्यादा है या क्षार है, तो इसकी बात अगर बिल्कुल अगर याद रखें तो ये अम्ल की बात कर रहा है, अम्ल की। और नीचे वाला बात अगर करे तो ये बिल्कुल याद रखेंगे ये क्षार की बात कर रहा है। क्या की बात कर रहा है, क्षार की, है ना। अब आगे कर रहा है कि अम्ल और क्षार को, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने से जो प्रक्रिया होती है वो उष्माक्षेपी होती है। ये वाला बात, इसमें अम्ल
क्षार, अम्ल क्षार दोनों। और इसमें कहता है कि परीक्षकों के उपयोग में किए जाते हैं, यानी कि वे होते हैं जो परीक्षकों के उपयोग में किए जाते हैं। ये सिर्फ कहता है अलग चीज है। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा कि अम्ल या क्षार हो वो दोनों को जल में मिलाइएगा तो उसमें क्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी उसमें क्षेपी होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक मिश्रण, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से अगर ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छे से क्लियर आपका होने वाला है। पहली बात अगर कहता है कि एक मिश्रण है, मिश्रण मतलब एक घोल है जिसमें एक्स कण, वाई कण और जेड कण, तीनों कण मिले हुए हैं। कौन कौन कण है? एक्स कण है, वाई कण है और जेड कण है, तीनों कण मिले हुए हैं। तीनों भिन्न भिन्न पदार्थ यानी अलग अलग पदार्थ है। इसकी बात कर रहा है कि तीनों का आकार और रंग जो है तीनों का समान है। एक्स वाई जेड तीनों का रंग है जो है, रंग के साथ साथ आकार भी तीनों के समान है। देखने में बिल्कुल लग रहा है कि क्योंकि रंग समान है तो देखने में भी एक ही कलर के तीनों है और साथ में इसका आकार भी सेम है, यानी साइज भी। आप छान नहीं सकते इसको, इसकी छनाई नहीं कर सकते क्योंकि तीनों का आकार बिल्कुल सेम है। अगर एक को छानिएगा तो बिल्कुल तीनों के तीनों गिर जाएगा, तो छान नहीं सकते इसमें, ये बिल्कुल याद रखिए। आकार से पता चलता है। रंग मतलब इसको आप देख सकते हैं तो देख के इसको चुन भी नहीं सकते क्योंकि तीनों का कलर एक है तो आप चुन भी नहीं सकते। अब ये कहता है सुनिए कि आकार और रंग क्या है? समान है। एक्स कण जो है वो भारी है और अचुंबकीय। अचुंबकीय मतलब वो चुंबक में नहीं सटने वाला, भारी है लेकिन चुंबक में सटने वाला नहीं है। वाई कण जो है वो हल्का है लेकिन ये भी अचुंबक है, ये भी नहीं सटेगा। अगला है जबकि जेड कण है वो चुंबकीय है, वो चुंबकीय है, हल्का भारी की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ कर रहा है कि चुंबकीय है यानी कि चुंबक में सटने वाला है। अब बताइए निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में से कि कौन से विधि द्वारा इन तीनों भाग को हम अलग करेंगे, यानी एक्स को, वाई को और जेड को, तीनों को अलग करने का विधि बताइए। पहला ऑप्शन कर रहा है कि हाथ से चुनकर और उसके बाद छान कर। हाथ से आप चुन नहीं सकते क्योंकि तीनों का कलर एक है। आंख से देखने से पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा कलर एक्स निकालना है, वाई निकालना, पता नहीं चलेगा, तो हाथ से चुन नहीं सकते। उसके बाद छानने की बात कर रहा है। आप छानिएगा, किसी से चीज से चालिएगा या छानिएगा तो जो छेद रहेगा उस तीनों के तीनों निकल जाएगा क्योंकि समान छेद इसका जो आकार है वो बिल्कुल समान है, बराबर है, तो तीनों के तीनों गिर जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, फटक कर और उसके बाद चुंबकीय पृथक कर। फटक कर मतलब आप किसी चीज से फटक सकते हैं या ओसौनी की तरह कर सकते हैं तो उसे हल्का कण बाहर हो जाएगा, भारी कण नीचे गिर जाते हैं। तो एक विधि हो सकता है। साथ में कहता है कि चुंबकीय करके मतलब एक चुंबक वाला है तो चुंबक वाला अलग हो सकता है। आगे अगर देखें चुंबकीय पृथक कर, यानी चुंबक से उसको जो चुंबकीय वाला भाग को हटा देगा और उसके बाद छान कर। तभी छान नहीं सकते क्योंकि इसमें छानना और चुनने के ऑप्शन है क्योंकि आकार और रंग दोनों के दोनों क्या है? समान है। आगे कहता है उद्वापन करके और फिर आश्वासन करके। इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दूसरा नंबर बिल्कुल सही होगा, यानी इसका फटक देंगे, हल्का वाला खत्म और भारी वाला रह जाएंगे, और भारी वाले रहने के बाद फिर चुंबक से क्या करेंगे? उसको जो चुंबक से सटने वाले हैं उसको निकाल लेंगे। यानी फटकने के बाद हमारा क्या? वाई वाला निकल जाएगा, चुंबक से जेड वाला निकल जाएगा क्योंकि जेड वाला जो है चुंबकीय है और जो भारी वाला है वो जस के तस रह जाएगा, तो एक्स वाला कर रह जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। यानी फटक कर और उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण कर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। कहता दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बताइए। दो वस्तु रखा हुआ, मान लीजिए यहाँ और यहाँ एक वस्तु रखा हुआ है, ये दोनों वस्तु में भेदने मतलब छेद करने की, यानी कि इधर से अगर तीर मारे दोनों को छेद करके निकल जाए। कहता है भेद करने की क्षमता को बताइए क्या कहेंगे? विभेदन क्षमता कहेंगे, वीडियो क्षमता कहेंगे, अंतर करने की क्षमता कहेंगे या आवर्धक क्षमता कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा भेदने की क्षमता, वो क्या कहलाएगा? वो विभेदन क्षमता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभेदन क्षमता। भेदने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाएगा। क्लियर? तो बिल्कुल याद रखेंगे, भेदने की क्षमता यानी विभेदन क्षमता कहलाएगा। तो ए पहला का जो है 13 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने की वाली वस्तु क्या कहलाती है? सूरज जैसे प्रकाश निकालता है वैसे ही प्रकाश निकालने वाले और कई सारे वस्तु, ऐसा थोड़ी है कि सूर्य को प्रकाश निकालता है। सूरज तो दुनिया का सबसे विशाल भंडार कह सकते हैं,
जो प्रकाश निकालता है ना। लेकिन और कई सारे जीव वस्तु है जो प्रकाश जिससे उत्सर्जित होता है। बताइए, सूरज के तरह और कई सारे वस्तुएं जो है प्रकाश निकालते हैं, उस वस्तु को क्या हम लोग कहते हैं? उस वस्तु को चमकदार वस्तु कहेंगे जिससे प्रकाश निकलेगा, या कहेंगे उसको प्रकाशमान वस्तु कहेंगे, या चमकीली वस्तु कहेंगे, या उज्जवल वस्तु कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये बिल्कुल याद रखेंगे, हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप वस्तु कहते हैं, और जिससे प्रकाश नहीं निकलती उसे अप्रदीप वस्तु कहते हैं। और जो प्रदीप वस्तु होता है उसी को हम लोग प्रकाशमान वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त है ना, प्रदीप्त वस्तु। चलिए प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, क्लियर। प्रदीप्त या प्रकाशमान वस्तु जो होगा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। कहता सूरज की तरह जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जन करते हैं उसे क्या कहेंगे? प्रकाशमान वस्तु कहेंगे, या प्रदीप वस्तु कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है, और अप्रदीप वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। चमकदार वस्तु होता है जो लाइट दीजिएगा तब वो चमकेगा। चमकीली वस्तु होता है, चमकदार चमकीली दोनों सेम टू सेम है। और उज्जवल जो वस्तु है, जो उज्जवल मतलब उज्जवल जो बिल्कुल चमकता है, ऐसा नहीं कि उससे प्रकाश निकलता है। वो लाइट दीजिएगा तो चमकेगा, नहीं लाइट दीजिएगा नहीं चमकेगा। आगे देखेंगे अगला नंबर जो है वो कहता है 15 नंबर क्वेश्चन कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा जो तत्व है वो क्या होता है? दूध में सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, ऐसा नहीं कि दूध में सबसे ज्यादा। अगर बात करें तो दूध में आपको सबको पता होगा कि दूध में अगर सबसे पहले अगर बात करते हैं कि दूध में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो दूध में सबको पता है कि दूध में सबसे ज्यादा जल होता है। तो जल तो वैसे ही ऑप्शन मान लीजिए, लेकिन जल की बात नहीं कर रहे हैं। जल 87% होता है दूध में, ये सबको पता है कि 87% क्या होता है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है जल में? वसा होता है, खनिज होता है, या शर्करा होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये बिल्कुल याद रखेंगे, ए नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब, वसा होगा। क्या होगा? वसा। दूध में दूसरा सबसे बड़ा जो तत्व होता है वो वसा होता है। क्या होता है? वसा होगा। इसमें अगर बात करें तो वसा बिल्कुल याद रखेगा, तो कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 4.9% आता है। कितना परसेंट? 4.9%। और 3.4% की बात करें ये वसा आता है। तो वसा कार्बोहाइड्रेट इसमें है नहीं, तो ये हम क्या मारेंगे? वसा मारेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला का जो जवाब होगा बिल्कुल सही होगा। आगे देखते चलेंगे, यानी 16 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है काला जार किसके संचारित होता है? काला जार जो होता है वो किसके संचारित होता है, इसको आपको बताना है। कहता है कि टेट्सी मच्छी के द्वारा, घरेलू मच्छी के द्वारा, या एनोफिलीज मच्छी के द्वारा, या सिकता मच्छी के द्वारा कालाजार किसके संचारित होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये डी नंबर ऑप्शन, यानी चौथे नंबर बिल्कुल सही जवाब है। सिकता मच्छी के द्वारा कालाजार किसके संचारित होता है? सिकता मच्छी के द्वारा, यानी चौथा नंबर बिल्कुल सही जवाब आ जाएंगे। आगे देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है कि एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? आपको पता होना चाहिए एड्स नाम का एक बीमारी है। एड्स जो है वो एक वायरस से होते हैं, और एड्स नाम का जो बीमारी में जो वायरस होते हैं उस वायरस का पहचान कब किया गया था, इसका आपको जवाब देना है। 1980 में, 1981 में, 1983 में, या 1986 में? इसका सही जवाब आपको देना है कि जो एड्स नाम का जो कीटाणु होते हैं, जो कीड़ा वायरस होते हैं, वो बताइए उसका खोज कब पता चला कि एक वायरस होते हैं, और इसका परिचय कैसे पहचान हुआ? तो इसका जवाब आपको देना है कब हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एड्स देने वाले वायरस की पहचान जो है किस वर्ष में हुआ? 1983 ईस्वी में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला अगर बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सही मिलान चुनिए। इनमें से बताइए कौन है जो सही मिलान है? यहाँ पर देख सकते हैं ये मिलान किया गया है। बताइए मिलान, इसका सही वाला मिलान कौन सा इसमें है? पहला ऑप्शन है कि मांसल आहार से क्या मिलता है? कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है। ये जो जवाब है सही है, ये आपको चुनना है। दूसरा जवाब कहता है कि मत्स्य, कहता है मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली से मंड मिलता है और विटामिन मिलता है, मंड और विटामिन मिलता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि दूध से रेशा मिलता है और खनिज मिलता है। और चौथा जवाब कहता है कि अंड पितक से प्रोटीन और वसा मिलता है, प्रोटीन मिलता है और वसा। इसका सही जवाब बताइए कि इनमें से कौन है जो सही मिलान किया हुआ है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, यानी कि अंड पितक से प्रोटीन और वसा मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन और वसा है, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चौथा नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि डीपीटी, डी पी और टी, कहता है कि डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? बताइए, डीपीटी जो वैक्सीन है वो किन बीमारियों से बचाव के लिए यूज किया जाता है, यानी दिया जाता है? कहता है कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए। दूसरा है डेंगू, काली खांसी और टाइफाइड के लिए। तीसरा ऑप्शन कहता है कि डेंगू, पोलियो और टिटनस के लिए। और चौथा ऑप्शन कहता है कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टाइफाइड। इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जिससे डीपीटी नाम का क्या दिया था? वैक्सीन दिया था खत्म करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन, यानी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए एक डीपीटी की नाम का क्या दिया जाता है? इंजेक्शन, यानी कि वैक्सीन दिया जाता है। क्लियर? तो पहले ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर, जिसमें कहता है कि विश्व भर से समाप्त कर दिया गया, बताइए रोग, कौन सा रोग है जो पूरे दुनिया से खत्म कर दिया गया है? पहला ऑप्शन कहता है कुष्ठ रोग, कुष्ठ का जो बीमारी है पूरी दुनिया से खत्म कर दिया गया है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पोलियो मेरुरज्जु शोथ नाम का जो बीमारी है ये पूरी दुनिया से खत्म कर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन कह सकते हैं कि छोटी माता जो है पूरी दुनिया से खत्म कर दिया गया है। और चौथा ऑप्शन है चेचक, जिसको हम लोग माता जी कहते हैं या बड़ी माता कह सकते हैं, कि चेचक जो है ये पूरी दुनिया से खत्म कर दिया गया है। बताइए दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में कौन सा रोग को पूरे दुनिया से खत्म कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, यानी चेचक को पूरी दुनिया से क्या कर दिया गया है? खत्म। आजकल बिल्कुल ना के बराबर आपको चेचक मिलेंगे, और वो भी चेचक के बीमारी का जो इलाज है ये भी आप डॉक्टर के पास बिल्कुल समझिए कि अब है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में ना के बराबर रह गया है ना। तो चौथा नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित होती है? मान लीजिए हमें अगर मलेरिया की बीमारी हो गया है, तो बताइए किस चीज के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मलेरिया चले जाएगा, ये आपको बताना है। कहता है एडिस मच्छर के द्वारा, या क्लियूस मच्छर के द्वारा, या एनाफिलिस मच्छर के द्वारा, या उपयुक्त सभी। इनमें से कौन से मच्छर के द्वारा ये जो है ये मलेरिया नाम के रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बिल्कुल स्थानांतरित हो सकता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति में जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तीसरा नंबर, एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा? एनाफिलिस मच्छर के द्वारा मलेरिया जो है क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है। क्लियर? चलिए तीसरा नंबर ऑप्शन को मारते चलेंगे और देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि निम्न में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे सबसे पहली बात अगर करें तो सूर्य एक ऐसा चीज है, ऐसा आपका कह सकते हैं कि तारा है कि उसके चारों तरफ कई सारे ग्रह घूमते रहते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों के भी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं, यानी कह सकते हैं कि चांद कहते हैं। उपग्रह यानी कि चांद हम कह सकते हैं, सैटेलाइट कह सकते हैं। अब चांद बताइए इनमें से कौन से ऐसे ग्रह है जिसके कोई एक भी चांद नहीं होते हैं? वैसे पृथ्वी के पास एक चांद है, बताइए कौन से ऐसे ग्रह है जिसके पास एक भी चांद नहीं होते हैं? यहाँ पर कहता है कि मंगल और शुक्र के पास एक भी चांद नहीं है। दूसरा कहता है कि बुध और शुक्र के पास एक भी चांद नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि मंगल और बुध के पास एक भी चांद नहीं है। और चौथा ऑप्शन है जो वरुण और प्लूटो के पास एक भी चांद नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन से ऐसे ग्रह है जिनके पास एक भी चांद नहीं है? तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, यानी बुध और शुक्र के पास एक भी चांद आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि बुध और शुक्र जो है सूर्य के सबसे नजदीक वाले क्या है, ग्रह है। सबसे नजदीक आपका मिल जाएंगे बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद आपका तीसरा नंबर पर पृथ्वी और चौथे नंबर पर मंगल आ जाते हैं। इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाएगा। आगे की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य का आप बताते चलें कि सूर्य जो है ये सूर्य
है ना। सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह के नाम बताइए, सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? शुक्र है, बृहस्पति है, मंगल है या बुध है? सूर्य के सबसे नजदीक कौन से ग्रह है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? चौथा नंबर ऑप्शन, यानी कि बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 नंबर, जिसमें कहता है कि दीर्घ दृष्टि दोष, यानी कि वैसे व्यक्ति जिसको दूर के वस्तु नहीं दिखाई देता हो, है ना, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। यानी दूर की वस्तु दिखाई देता हो, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है ना, उसे दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं। अब बताइए, किसी व्यक्ति के अंदर दीर्घ दृष्टि दोष है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तु दिखती है सिर्फ, और नजदीक की वस्तु उसे नहीं दिखती है। अब बताइए कि वो क्यों हो जाता है, किसके कारण से हो जाता है? हमारी आंखों में कौन से प्रॉब्लम हो जाते हैं? पहला ऑप्शन कहता है कि अभिनेत्र लेंस जो होते हैं वो वक्रता त्रिज्या उसकी अधिक होता है। अभिनेत्र लेंस के वक्रता त्रिज्या जो होता है ज्यादा हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना है, नेत्र गोलक जो होता है वो लंबा हो जाता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अधिक हो जाता है। अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर यानी सही जवाब आपको देना है कि दीर्घ दृष्टि दोष के लिए कौन सा कारण इसका सही जवाब होगा, कौन से कारण होते हैं? तो बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन जो है 25 नंबर क्वेश्चन, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका आज का के लिए हो जाएगा, और बिल्कुल आप लोग बना सकते हैं। कहता है कि बेतार, बेतार मतलब बिना तार के नेटवर्किंग, यानी बिना तार के नेटवर्किंग मतलब कनेक्टिंग, कनेक्ट करने वाला, बिना तार के कनेक्ट करने वाले यानी स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? अब इनमें से बताइए कौन से ऐसे यंत्र है जिसको बिना तार के कनेक्ट कर सकते हैं? कहता है कि टी, सी और पी, या कह सकते हैं कि आईपी, है ना, आईपी। या दूसरा है कि J2ME, तीसरा ऑप्शन है कि मैटलैब, और चौथा ऑप्शन है ब्लूटूथ। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा यंत्र है या कौन सा ऐसा प्रौद्योगिकी है जिसको बिना तार के हम कनेक्ट कर सकते हैं? इसका सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिना तार के कनेक्ट करने वाले जो ब्लूटूथ होते हैं। क्या होते हैं? ब्लूटूथ, जिसको बिना तार के हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टिंग कर सकते हैं। चलिए, ये आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन था, बिल्कुल क्लियर होता है। और आप सबके बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें। चलिए, धन्यवाद।